तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे। इससे पहले 3 वीडियो में प्राचीन काल की बात की, अब उसमें से जो भी क्वेश्चन अब हमको कहाँ तक याद हुआ उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो दोस्तों, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है कुछ, और इस सबसे अच्छी बात यह है कि इनका हमने जो विस्तृत इसकी व्याख्या है वो भी बताई है। तो दोस्तों, देरी न करते हुए देख लेते हैं। और अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के दोस्तों लिंक के माध्यम से वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। अब इससे पहले इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा हो गई थी कि रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे, तो इसमें ऑप्शन में दिया, ए में दिया है भूगर्भ वैज्ञानिक थे, या पुरातात्विकविद थे, या वनस्पति शास्त्री थे, या इतिहासकार थे। तो ये यूपी लोअर पीसीएस में आ चुका है दोस्तों 2015 में। तो इसमें तो ए और बी दो सही है, क्योंकि वो क्या भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे के संबंध में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने क्या किया था 1863 ईस्वी में। इससे पहले हमने इसके बारे में चर्चा की है दोस्तों। अगर आपने वीडियो बार बार कह रहे हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, जिससे कि ये पूरा क्लियर हो जाए। 1863 में हमें एक पल्लवरम स्थान था। पल्लवरम में सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट ने क्या किया था, जो पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त किए थे। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अवशेषों की शुरुआत, अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आए हुए क्वेश्चन है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगीय विभाजन किया था। त्रियुगी विभाजन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बार आ चुका है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों ए, थॉमसन ने। याद रखना, थॉमसन ने काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है इंपॉर्टेंट दोस्तों को। क्वेश्चन थॉमसन ने जो कोपेनहेगन संग्रहालय में जो कि पाषाणकालीन जो साक्ष्य रखे हुए हैं, उनमें जो 3 युगों में बंटवारा किया था वो थॉमसन के द्वारा किया गया था दोस्तों। इसकी विस्तृत व्याख्या भी देख लेते हैं। जो डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 तथा 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगी विभाजन क्रिश्चियन जर्नेशन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित भी किया था दोस्तों। तो याद रखना, वो कौन थे दोस्तों? वो थे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार, जो उत्खनित प्रमाण है उनके अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन कब से माना जाता है कि पशुपालन का प्रारंभ कब से हुआ था? काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, और यूपी पीसीएस मेंस 2006 में भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो ए नंबर है निचले पूर्व पाषाण काल में, या फिर मध्य पूर्व पाषाण काल में, और ऊपरी एवं पाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में। तीनों में से, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ सबसे पहले प्राप्त हुए? तो आदमगढ़, जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है, तथा बागौर, याद रखना बागौर भीलवाड़ा है ना, ये राजस्थान में 2 स्थानों से कृषि होने के साक्ष्य दोस्तों मिले हुए हैं। किसी ने दोस्तों पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए। किसके मिले हुए? पशुपालन के साक्ष्य दोस्तों मिले हुए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे दोस्तों। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? जो मध्य पाषाणिक प्रसंग है दोस्तों, पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो पशुपालन के प्रमाण अगर पूछा जाए कहाँ पर होते हैं, तो अभी से पहले बात दोस्तों की जा चुकी है, आपको याद भी होगा, आदमगढ़ में दोस्तों प्राप्त हुए थे। ये देखो पीसीएस 2008 में क्वेश्चन आया भी हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थल से जो हड्डी के साक्ष्य मिले हुए हैं? दोस्तों, हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? तो 2 स्थानों से मिले हुए हैं, वो है माधा और ककोरिया। तो इसमें से महादाह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही अधिकतर क्वेश्चन में आता है दोस्तों।
मध्य पाषाणकालीन जो महादाह जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है दोस्तों। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महादाह के 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवासी क्षेत्र में बांटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नहर से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हुए हैं दोस्तों। तो ये 2 स्थान है दोस्तों, याद रखना, सराय नहर, माधाह। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में देखा बी नहीं दोस्तों, डी सही है, सराय नहर और माधाह है ना, 2 स्थानों से क्या हुआ है, ये हड्डी के साथ दोस्तों मिले हुए हैं। ये काकोरी ये दोस्तों नहीं है, ऑप्शन नंबर सी और डी इसका सही है दोस्तों। हड्डी से निर्मित आभूषण, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ प्राप्त हुए थे? तो हड्डी के आभूषण कहाँ प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों हड्डी के आभूषण प्राप्त हुए थे चौपानी मांडो, यानी डी ऑप्शन में, और लेखैया यहाँ से 2 स्थानों से प्राप्त हुए थे दोस्तों, एक तो लेखैया और एक चौपानी मांडो से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले थे, कहाँ कहाँ निकले थे? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर है बी, दमदमा में निकले थे। 3 कंकाल की अगर बात की जाएगी तो दमदमा में 2016 में दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है। अब दोनों की व्याख्या भी देख लेते हैं। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर, महादाह तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। 3 स्थानों का उत्खनन जब हुआ तो दमदमा में देखो क्या मिला दोस्तों, लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए। 41 ये मानव शव प्राप्त हुए दोस्तों। और इन समाधानों में क्या था, 500 युग्म, यानी युग्म क्या, जो युगल थे, यानी वहाँ पर पुरुष और स्त्री दोनों को दफनाया गया था। समाधान है, एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले थे, शेष समाधानों में एक कंकाल मिले थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना, 3 स्थान थे जहाँ से खाद्यान्न की जो कृषि थी सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई थी, किस काल में प्रारंभ हुई थी, इसके बारे में पूछा गया। तो खाद्यान्न की सिंपल है, सभी लोगों को आता होगा दोस्तों, नवपाषाण काल में खाद्यान्न का प्रारंभ हुआ दोस्तों। तो इन सभी क्वेश्चनों की बात हमने विस्तृत रूप से इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों कर ली है। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो दोस्तों वो आएगा आपका हड़प्पा सभ्यता को, और इसमें विस्तृत रूप से व्याख्या की जाएगी, विस्तृत रूप से देखा जाएगा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि किस प्रकार से आज से 5000 ईसा पूर्व, यानी 5000 ईसा पूर्व भी एक इस प्रकार की टेक्नोलॉजी दोस्तों विकसित थी, और इस प्रकार की विकसित अर्थव्यवस्था हमारे देश में थी। तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो ये नवपाषाण काल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में देखा, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा डी, नर्मदा घाटी से साक्ष्य मिलते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी जो नर्मदा क्षेत्र में जो स्थित हथनौरा यानी होशंगाबाद में है दोस्तों, इस यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसकी जो खोज की थी अरुण सोनकिया द्वारा की गई थी, कब? 5 सितंबर 1882 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी से प्राप्त हुए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, और ये अभी लेटेस्ट 2020 में आ चुका है दोस्तों। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी से प्राप्त हुए? तो वो नदी दोस्तों थी नर्मदा नदी। अभी से पहले बात कर चुके हैं, वो नदी कौन सी थी दोस्तों? नर्मदा नदी थी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा अनाज था जिसका प्रयोग किया गया था? दोस्तों वो अनाज था जौ। लेकिन जौ दोस्तों, जो जौ का प्रयोग किया गया था वो केवल देवताओं की पूजा आराधना के लिए किया गया था। तो यहाँ पर देख लेंगे, मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया था, जो जौ, सबसे पहले जौ, फिर गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरधम, राई एवं जई। अनाजों के पौधों के विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ, बार्ले का जो है
प्रयोग सबसे पहले ईश्वर की आराधना के लिए किया गया 8000 ईसा पूर्व। और इसके बाद में भारत के लिए अगर पूछा जाए, भारत के लोगों ने सबसे पहले खाने के लिए कौन सी चीज़ों का प्रयोग किया, यानी खाने के लिए किसको उगाया, तो वो उगाया था दोस्तों गेहूं को। खाने के लिए गेहूं को, और देवताओं की पूजा करने के लिए जौ का सबसे पहले उत्पादन किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त होते हैं दोस्तों, तो ये लोअर पीसी 2004 में अभी आ चुका है दोस्तों, और 2008 में आया हुआ है। तो इसका क्वेश्चन नंबर दोस्तों सही है बी। अगर बात की जाए कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त होते हैं, तो लहुरा देव में। अब देख लेंगे, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राची साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर दोस्तों, संत कबीर नगर में एक स्थान पड़ता है लहुरा देव। यहाँ पर 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 के बीच में देखा चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों, चावल के साक्ष्य। उल्लेखनीय इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम साक्ष्य स्थल मेहरगढ़ यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, जो 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले थे। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य अगर देखा जाए प्राचीनतम, तो कोल्डिहवा इलाहाबाद में के बेला नदी के तट पर स्थित, यहाँ से चावल की भूसी के दो साक्ष्य दोस्तों मिले हुए। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, 13 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले। अगर भारतीय केवल उपमहाद्वीप की बात की जाए दोस्तों, अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाए तो यहाँ पर मेहरगढ़ स्थान पर सबसे पहले कृषि के साक्ष्य दोस्तों मिले हुए हैं। कहाँ पर, मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हुए हैं, तो अगर भारतीय की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों कहाँ पर, मेहरगढ़ में प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के साक्ष्य दोस्तों प्राप्त हुए हैं, तो वो स्थान कौन सा है दोस्तों, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हुए हैं। पशुपालन और कृषि दोनों के जो साक्ष्य मिले हुए हैं वो दोस्तों मिले हुए हैं मेहरगढ़ में। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन मिला है। जहाँ पर नाम बताइए जहाँ पर जो प्राचीनतम स्थायी जीवन कहाँ पर मिला हुआ है, तो वो दोस्तों मिला हुआ मेहरगढ़ में। जहाँ पर बात की जा रही है मेहरगढ़ यानी यहाँ पर कृषि के साक्ष्य मिले, पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए। और प्राचीनतम जो स्थायी जीवन, जब लोग पहले जो लोग रहते थे वो कंदराओं में गुफाओं में रहते थे, और एक स्थान से दूसरे स्थान को वो चले जाया करते थे, यानी कबीलाई जीवन वो व्यतीत करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उनको उत्पादन का ज्ञान हुआ, आग का ज्ञान हुआ, तो धीरे धीरे करके वो एक स्थान पर रहने लगे, और तभी से स्टार्ट हुआ है स्थायी जीवन। तो स्थायी जीवन का सबसे पहले जो प्रमाण मिला है वो मेहरगढ़ में मिला हुआ है। मेहरगढ़ में इसलिए मिला हुआ है क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे दोस्तों वो कृषि करना प्रारंभ कर दिए थे और पशुपालन भी करना प्रारंभ कर दिए थे, इसीलिए वो एक स्थान पर रहने लगे थे। तो क्वेश्चन नंबर डी इसका दोस्तों सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले। अब यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों मध्य पाषाण काल की बात की जा रही है, तो इसका जो स्थान है वो दोस्तों बागौर। मध्य अगर पाषाण काल की बात की जाएगी, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं, और पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य सबसे पहले होशंगाबाद, इससे पहले बात की जा चुकी है, आदमगढ़ में मिले हुए साक्ष्य, और राजस्थान के कहाँ, भीलवाड़ा में मिले हुए। निम्नलिखित में किसको चारकोलिक युग कहा जाता है। ये काफ़ी बार दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है, और ये बीपीएससी प्री में पूछा गया था 2000 में। तो निम्नलिखित में से चारकोलिक युग किसे कहा गया है, तो हमें आना चाहिए इसको दोस्तों। चारकोलिक जो युग है वो ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग को चारकोलिक युग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 220 देखेंगे। आहार जो सभ्यता थी, आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहार सभ्यता क्या थी, तो पहला क्वेश्चन इसमें ऑप्शन दिया है, आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम
पहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल मृदभांड मिले जिन पर सामान्यतः सफेद रंग के ज्यामितीय आकृति उकेरी थी। सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, तो इसमें से केवल ऑप्शन कौन सा सही है, तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन दोस्तों सही है। पहला सही है और दूसरा भी सही है और चौथा ऑप्शन सही है। यानी आहारवासी जो सबसे पहले क्या थे, वो तांबा को गलाना जानते थे। तांबे को गला करके वो अन्य वस्तुओं का निर्माण करते थे। ये लोग चावल से भी परिचित थे और ये जो मृदभांड बनाते थे, यानी जो मटके बनाते थे, मृदभांड मीन्स मटके, ये जो मटकों का निर्माण करते थे, उसके पश्चात में मटके कैसे थे, काले लाल, काले और लाल जो मटके थे उस पर क्या करते थे, सफेद रंग की ज्यामिति जो आकृतियां बना देते थे। तो ये क्या थी, आहार सभ्यता। ये काफी बार क्वेश्चन दोस्तों आता है। करके हड़प्पा सभ्यता तक जहां पर अवशेष, सांस्कृतिक अवशेष जो प्राप्त हुए, वो कौन सा स्थान है, तो वो दोस्तों याद रखना दोस्तों मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ याद रखना, मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, 2008 में आ चुका है दोस्तों। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरातत्व स्थल है जो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से पाषाण काल से लेकर हड़प्पा तक थी सभी संस्कृति जो अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22, नौदा टोली। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया, ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये किसने किया था, तो ये हमारे सांकलिया महोदय जी थे। HD सांकलिया ने क्या किया था, ये उत्खनन किया था, नौदा टोली का उत्खनन किया था। अब पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23 में कि जो नौदा टोली किस राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, वो दोस्तों स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर नौदा टोली कहाँ पर है, वो दोस्तों मध्य प्रदेश में है। और क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, जो जो पाषाणकालीन स्मारकों की पहचान की गई, कैसे की गई थी दोस्तों, तो वो की गई थी मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। मृतकों को सबसे पहले क्या किया जाता है, जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उनको साइड में लगा करके एक ऊपर से पत्थर रख दिया जाता था, यानी पत्थरों के ऊपर पत्थर रख करके शवों को दफनाया जाता था। तो इसीलिए इन स्मारकों की पहचान दोस्तों मृतक के दफनाने से की गई। 25 दोस्तों 25, राख का टीला। इसमें कहा गया राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौ पाषाणिक स्थल को कहा जाता है। राख का टीला दोस्तों किसे कहा जाता था, तो वो दोस्तों कहा जाता है संगम कल्लू को। किसको, संगम कल्लू को। कर्नाटक के मैसूर के पास में एक बेल्लारी जनपद में स्थित एक स्थान है जिसका नाम है संगम कल्लू। यहाँ पर नौ पाषाणकालीन पुरातत्व स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं दोस्तों। राख के टीले कहाँ प्राप्त हुए, तो याद रखना दोस्तों वो संगम कल्लू से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में आया हुआ दोस्तों है भीमबेटका। 2004 में दिखाया गया, लेकिन ये काफी बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये दोस्तों प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र। इसमें जो पाषाण कालीन गुफाओं के, इसमें ये भीमबेटका में सभी, यानी पाषाण काल से लेकर उसके बाद में भी काफी चित्र देखने को मिलते हैं। तो गुफाओं के जो शैल चित्र है वो भीमबेटका गुफा से प्राप्त होते हैं। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल शैल की चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं के जीवन के विविध रंगों की पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिसमें कि हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र बने हुए। अब तक 700 स्वर्ण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इसमें 133 चित्र पाए गए। कितने दोस्तों, 133 चित्रों का समावेश देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी हम बात कर चुके हैं दोस्तों भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों कहाँ स्थित है, तो वो दोस्तों स्थित है पंचमढ़ी में। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्रस्तुत हुए हैं, तो दोस्तों ये भी ऑप्शन हो जाएगा आपका भीमबेटका। बहुत इंपॉर्टेंट, कई प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिराकर दोस्तों पूछा जाता है और यही क्वेश्चन आपको आंसर यही देना, भीमबेटका की गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों देखेंगे, निम्न में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका की गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। ये कौन से थे, तो BS वायंकर थे। कौन थे, BS वायंकर। याद रखना दोस्तों BS वायंकर। ऑप्शन नंबर सी
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी जो खोज वर्ष 1931 नंबर है। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो इससे पहले बात की चुकी है, किसने खोजा था? तो खोजा था डॉक्टर विष्णुधर वयंकर, यानी इससे पहले बात की गई है। इससे पहले यानी पूरा इनका नाम क्या है? डॉक्टर विष्णुधर वयंकर। क्वेश्चन नंबर 2006 में पूछा जा चुका है। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा, 3 जगह की जो है गंगा यमुना और दोआब की जो सांस्कृतिक परंपरा उस संस्कृत के साथ में शुरू होती है जिसके अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूनों के कारण में गेरू वर्णी गैरिक मृदभांड सांस्कृतिक OCP कहा गया है। बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक प्राप्त किया था, वहीं पर इसका नामकरण हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये वर्गीकरण देखने को आपको मिल रहा है गैरिक, तो गेरुए रंग का जो मटका पहले मटका बनाया जाता था और मटका बनाने के पश्चात में इस पर गेरुए रंग की कलाई कर दी जाती थी, इसको कहते हैं गैरिक। दोस्तों गैरिक मृदभांड। तो ये सबसे पहले इसका नामकरण कहाँ? हस्तिनापुर में हुआ था। किसने किया था? तो बीबी लाल के द्वारा किया गया था। दोस्तों कब किया गया था? 1951 में। जो ताम्रस्य काल यानी जहाँ पर तांबे का की खोज हुई के काल में महाराष्ट्र में लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? कैसे रखकर दफनाते? तो इसको ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर 1957 में। दोस्तों 97 में ये क्वेश्चन प्री आ चुका है, लेकिन काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर केवल एक बार मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ मानव कंकाल यानी मानव के साथ में कुत्ते का भी समाधान प्राप्त हुआ? यानी कुत्ते का भी शव, मानव के साथ में कुत्ते का भी शव प्राप्त हुआ, तो वो दोस्तों बुर्जहोम में प्राप्त हुआ है। कहाँ पर? बुर्जहोम में। अब ये क्या है दोस्तों? ये है कि आज भी जब कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसकी जो प्रिय वस्तु है उसके साथ में दफना दी जाती है। इसी प्रकार से प्राचीन काल में भी हो सकता है कि मानव की जो प्रिय चीज़ें हों उसको साथ में दफना दिया गया हो। तो यहाँ पर कुत्ते और मानव के कंकाल साथ में प्राप्त हुए। कहाँ पर प्राप्त हुए? बुर्जहोम में। बुर्जहोम पड़ता कहाँ? जम्मू कश्मीर में। दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तरी पश्चिम स्थित में बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला हुआ है। गर्तावास गड्ढे के घर, यहाँ पर क्या होता है? तो भी यहाँ से ये प्रमुख विशेषता। तो ये दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि गड्ढे के घर यानी गर्तावास कहाँ पर प्राप्त होते हैं? तो गर्तावास जो बनाए जाते थे पहले पाषाणकालीन युग में, वो जम्मू कश्मीर में बनाए जाते थे, कंदराओं गुफाओं में जब मानव रहा करता था। निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हुए? तो अभी इससे पहले बात हो चुकी है दोस्तों, बुर्जहोम में, जो कि जम्मू कश्मीर में है। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ मिले हुए? बुर्जहोम में। याद रखना, काफी बार क्वेश्चन दोस्तों ये आया हुआ है। 37 देख लेंगे दोस्तों। निम्नलिखित युग में से विचार कीजिए कि ऐतिहासिक स्थान, व्यक्ति, कारण, है ना, सब कुछ पूछा गया। तो यहाँ पर बताया गया बुर्जहोम जो कि पहला है। शैलकृत देव मंदिर, इसमें मैचिंग करना है दोस्तों, कौन सही है? चंद्रकेतु, टेराकोटा कला, गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है? तो इसमें से पूछा गया कौन सा सही है? तो ए केवल ए सही है, ए 2 सही है, एक और 2 सही है, 3 सही है, या फिर 2 और 3 सही है। तो इसको ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा डी, 2 और 3 सही है, यानी ये सही है और ये सही है। अब इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है दोस्तों, इसको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि काफ़ी नहीं पढ़ लेते हैं। बुर्जहोम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिमी बंगाल प्रांत के स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो कि विद्या नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त होते हैं जो कि तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत के स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक युग पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र
प्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पंचदार सिरे वाली ताम्र बड़ान मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के प्राप्त काफ़ी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 38 देख लेंगे तो विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं? लेकिन ये कहाँ पर पूछा गया? विंध्य क्षेत्र है ना, विंध्यालय के क्षेत्र में कहाँ पर प्राप्त हुए? तो लेखैया स्थान से प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर जैन पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार अगर देखा जाए तो उन्होंने विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपयुक्त के अति 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए। सबसे ज्यादा कहाँ पर प्राप्त हुए? तो दोस्तों याद रखना, लेखैया में। दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जनक, यानी भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को जो 1893 ईस्वी को, नहीं यहाँ पर दोस्तों ये गलत लिखा। अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो स्थित है वो दोस्तों वो स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, भोपाल यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार की संस्कृत विभाग के अंतर्गत ये आता है दोस्तों। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।